जीके ऑल क्लैक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल क्लैक्स को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक का आयोजन कहाँ किया गया है? Where has the 8th India Australia Defence Policy Talk been organized recently? तो 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक का आयोजन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 8वीं डिफेंस पॉलिसी टॉक यानी रक्षा नीति वार्ता का आयोजन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में किया गया है। इस आयोजन की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विभाग के कार्यवाहक उप सचिव स्टीवन मूर ने की। भारत और ऑस्ट्रेलिया जून 2020 से एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा कर रहे हैं। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, भारत और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त रूप से हमने बात की है तो दोनों देशों को विश्व के मानचित्र में एक साथ देखिए। भारत की लोकेशन आप दक्षिणी एशिया महाद्वीप में यहाँ पर देख पा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध में। तो पहले भारत के बारे में देखिए तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सबसे बड़ा शहर मुंबई है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है और विधानमंडल भारतीय संसद है। तो भारत के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखिए तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, सम्राट किंग चार्ल्स III है, प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज है, स्वतंत्रता ब्रिटेन से, करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और कॉलिंग कोड +61 या +61। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। दोनों ही देश महत्वपूर्ण हैं, दोनों देशों के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी पता होनी चाहिए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करें। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जाति समूहों के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी? Which state had the highest crime rate scheduled caste group in the year 2021? तो वर्ष 2021 में जो अनुसूचित जाति यानी SC समूहों के खिलाफ अपराध दरें सबसे अधिक थी वो मध्य प्रदेश में थी। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार मध्य प्रदेश में 2021 में अनुसूचित जाति यानी SC समूहों के लोगों के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी। आंकड़ों से पता चलता है कि 2020 में राज्य में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी और 2019 में राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो कि अपराध डेटा एकत्रित करती है, NCRB की स्थापना 1986 में की गई थी। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1986 में की गई थी तथा इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। NCRB गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात हमने की है तो भारत के मानचित्र में बिल्कुल मिड में यहाँ पर मध्य प्रदेश की लोकेशन आप देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं बीजेपी से। विधानसभा सीटें 230 हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में 29 सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। भारत के जब भी किसी राज्य की कोई भी बात आती है तो मानचित्र के साथ में इतनी सी जानकारी जरूर पड़ती है, हमेशा ही पढ़ते रहेंगे। तो इस पर आप अच्छे से फोकस किया करिए। नेक्स्ट है, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए हर साल 26 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को विशिष्ट, कीमती और नाजुक वातावरण के रूप में वैश्विक समझ को बढ़ाना है। यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन ने आधिकारिक तौर पर 2015 में इस दिन को अपनाया था। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 के आंकलन की तुलना में भारत में मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, इसमें हमने यूनेस्को की बात की थी, तो यूनेस्को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती है। यूनेस्को के बारे में देखिए, यूनेस्को के बारे में सामान्य सी जानकारी देखिए। तो यूनेस्को को शॉर्ट रूप में UNESCO यानी यूनेस्को और फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो यूनेस्को का जो प्रकार है वो विशेषज्ञ संस्था है। स्थापना 16 नवंबर 1946 को हुई। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो आंद्रे अजोले हैं। भारत सदस्य बना इसका 1946 में। कार्य क्या है? तो कार्य इसका शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना है। तो यूनेस्को के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है यूनेस्को। अच्छा, जुलाई महीने में अब तक हमने जितने भी दिन मनाए हैं तो उनको आज एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी रिपीट कर लेंगे। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर डे मनाया गया, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जोनसिस दिवस, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, 7 जुलाई को किस्वाहिली भाषा दिवस, 8 जुलाई को राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस, 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, वही 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस, 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस और 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस। वहीं 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, 24 जुलाई को आयकर दिवस, 25 जुलाई को विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस और आज हमने बात की है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है, आज एक बार फिर से हमने सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे दिनों को पढ़ते चलेंगे, पीछे के दिनों को एक साथ ही हम रिपीट करते चलेंगे। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट। तो अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। देवेंद्र कुमार उपाध्याय को बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। कॉलेजियम सिस्टम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देवेंद्र उपाध्याय को बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हेली समिट 2023 और आरसीएस उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हेली समिट 2023 एंड आरसीएस उड़ान 5.2 हैव बीन इनवाइटेड इन विच स्टेट? तो हेली समिट 2023 का जो आयोजन है वो मध्य प्रदेश में किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में
हेली समिट 2023 का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने उड़ान 5.2 और हेली सेवा ऐप को भी लॉन्च किया। 5वें हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन यानी हेली समिट 2023 का आयोजन उड्डयन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फिक्की के सहयोग से किया गया है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व कौन करेगा? हु विल लीड इंडियाज फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट? तो भारत की जो पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट है उसका जो नेतृत्व है उसको लीड करेगा जम्मू। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जम्मू की कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट भारत में अपनी तरह की पहली पहल है। यह ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट कनाडा की फर्म इंडस कैन के साथ साझेदारी में की जा रही है। इसका उद्देश्य कैनबिस के संभोगनीय प्रभाव के लिए एक पदार्थ है जिसे मानवता के लाभ के लिए उपयुक्त बनाना है। इस परियोजना यानी यह परियोजना एक बार दुरुपयोग किए गए पदार्थ, विविध औषधीय अनुप्रयोगों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, लंपी त्वचा रोग के लिए पॉजिटिव राज्य के रूप में किसे घोषित किया गया है? विच स्टेट हैज डिक्लेयर एज पॉजिटिव फॉर लंपी स्किन डिजीज? तो अभी नागालैंड को, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, नागालैंड लिखा गया है तो नागालैंड कर लें इसको, नागालैंड। तो नागालैंड को लंपी त्वचा रोग के लिए, पशुओं का रोग है लंपी त्वचा रोग, तो उसके लिए पॉजिटिव राज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य के रूप में घोषित किया गया है। पशुओं में संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2009 के तहत राज्य के 4 जिलों में लंपी रोग का पता चलने के बाद यह घोषणा की गई है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लंपी त्वचा रोग एक उल्लेखनीय बीमारी है। यह बीमारी कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण होती है, जिसे निथलिंग वायरस भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखें, अच्छे से फोकस करें। यानी लंपी रोग कैप्रीपॉक्स वायरस से होता है और इसे निथलिंग वायरस भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, किसे टाटा स्टील के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा स्टील? तो अभी टीवी नरेंद्रन को एक बार फिर से, यानी ये पहले से ही प्रबंधक निदेशक के रूप में चुने गए थे, 2017 से चल रहे हैं, तो एक बार फिर से उन्हें अगले कार्यकाल के लिए चुना गया है। टीवी नरेंद्रन को टाटा स्टील के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। टाटा स्टील ने टीवी नरेंद्रन को 5 साल के एक और कार्यकाल के लिए कंपनी का प्रबंधक निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है। उनका नया कार्यकाल 19 सितंबर से शुरू होगा। उनका मौजूदा जो कार्यकाल है वो 18 सितंबर को खत्म होने वाला है। श्री नरेंद्रन को अक्टूबर 2017 में कंपनी के CEO व प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। टाटा स्टील लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय इस्पात बनाने वाली कंपनी है। इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाटा स्टील महत्वपूर्ण हो सकती है। तो टाटा स्टील के बारे में एक सामान्य से जानकारी हम देखते हैं। टाटा स्टील का लोगो आप देख पा रहे हैं। टाटा स्टील का प्रकार सार्वजनिक है, उद्योग, इस्पात, लोहा। स्थापना 26 अगस्त 1907 को की गई। टाटा स्टील संस्थापक जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा। वर्तमान जो प्रबंधक निदेशक हैं, अभी हमने बात की, टीवी नरेंद्रन है। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में। सेवा क्षेत्र विश्व भर में है। पूरा जो इसका नाम है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यानी पूर्व का जो नाम है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यानी शॉर्ट में टिस्को था। तो टाटा स्टील के बारे में भी इतनी सी सामान्य से जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 7 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री? तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले जो गेंदबाज बने हैं वो सियाजुल एजाज इदर्स बने हैं। मलेशिया के हैं सियाजुल एजाज इदर्स, जिन्होंने
7 विकेट लेने वाले T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहले बॉलर बने हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सियाजुल इजाद इदर्स। नेक्स्ट है ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप के 50 मीटर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन 50 मीटर पिस्टल इवेंट ऑफ द ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप के 50 मीटर पिस्टल इवेंट में शूटर कमलजीत ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। 6 स्वर्ण, 6 कांस्य और 5 रजत। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, लोहा है जो हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है हड्डियों व दांतों के निर्माण में मुख्य घटक क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो की एंडिंग करते हैं और कल मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।